मौर्य के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 15-16 अक्टूबर को यूपी पेट यानी 2022 का एग्ज़ाम होने वाला है। तो हमने आप सबको बताया था कि अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आप सबको प्रैक्टिस सेट यानी उपलब्ध करा रहे थे। यानी हमने हमारे पास यानी 2 बुकों का प्रैक्टिस सेट है जो काफ़ी यानी 2021 में देखा जाएगा तो इन्हीं दोनों बुकों से समझ लीजिए 90% क्वेश्चन जो होता है इन्हीं दोनों बुकों से क्वेश्चन यानी आए थे। तो जो भी छात्र हमारे इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं अब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सबको प्रैक्टिस सेट 15 प्रैक्टिस सेट है, कोशिश करेंगे कि आप सभी लोग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करा दें। और जितने भी हमारे विकल्प हैं और जो भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण बन सकते हैं, आप सभी लोगों के एक क्वेश्चन से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में ज़रूर बताएंगे और कौन कौन से क्वेश्चन महत्वपूर्ण है इसके बारे में आप सबको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से उपलब्ध करा रहे हैं। और हमने आप सबको बताया था कि मैथ और रीजनिंग के जो यानी अगर देखा जाए 2 प्रैक्टिस सेटों की बुकों के अकॉर्डिंग चलाया जा रहा जो यानी रात 8 बजे से। तो जो भी छात्र अगर इच्छुक हैं तो आप सभी लोगों को देखें 99 रुपये चार्ज है। तो आप सभी लोग पूरा आप सबको रिकॉर्डिंग वीडियो प्लस लाइव क्लास और उसका प्रैक्टिस सेट का आप सभी लोगों को PDF भी मिल जाएगा। और जो भी छात्र हमारे इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं आप सबको हम बता देते हैं कि इसका जो PDF है आप सभी लोगों को एग्री स्टडी विद राजेश मौर्य के यूट्यूब टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो आप सभी लोगों को हम डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा देंगे। तो जिनको भी PDF चाहिए वो सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए। अब देखिए ये अंकित भाटी सर का जो प्रैक्टिस सेट है हमने आप सबको पिछले 2 लेक्चर में 3 लेक्चर उपलब्ध करा दिए प्रैक्टिस सेट का। तो आप सभी लोग अगर नहीं देखे तो आप सभी लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक उपलब्ध करा देंगे, तो आप सभी लोग जाके उसको देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया है आज का कि विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ है। यानी विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप। अब विश्व शांति स्तूप अब इसके बारे में हम आप सबको बता देते हैं ये कहाँ पर स्थित है। तो सबसे पहले हम आप सबको बता देते हैं कि विश्व शांति स्तूप जो है ये विश्व का सबसे ऊँचा कहे जाने वाला यानी शांति स्तूप है। ये कहाँ पर स्थित है? बिहार के राजगिरी में स्थित है। कहाँ पर? बिहार के राजगिरी में स्थित है। अब देखिए बिहार की राजधानी अगर पूछ लेगा तो पटना होता है। और 1-2 क्वेश्चन आप सबको हम बता देते हैं कि अगर पूछ लेता बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? यानी बिहार में जो सबसे अधिक बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र होता है वो कोसी नदी के द्वारा होता है। किसके द्वारा? कोसी नदी के द्वारा होता है। और भारत में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा? तो बिहार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। और सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य तो केरल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? केरल जो 93% है। अब विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार के यानी राजगिरी बिहार में स्थित। अब इसके बारे में आप सबको बता देते हैं। अगर इसका निर्माण देखा जाए तो विश्व शांति स्तूप का निर्माण जो 400 मीटर की ऊंचाई पर रत्नगिरी की पहाड़ी पर यानी 400 मीटर की ऊंचाई पर है ये विश्व शांति स्तूप। और किसकी पहाड़ी पर? रत्नगिरी की पहाड़ी पर 1978 में। और इसकी स्थापना कब हुई थी, कब ये बनाया गया? तो 1978 में। और गौतम बुद्ध की 26वीं जयंती पर, किसके? गौतम बुद्ध की 26वीं जयंती पर इसका निर्माण किया गया था। यानी गौतम बुद्ध का जब 26वां जयंती था उसके अवसर पर विश्व शांति स्तूप का निर्माण किया गया। कहाँ पर? बिहार राज्य के राजगिरी नामक स्थान पर। और इसकी ऊंचाई 400 मीटर रखी गई है। और किसका? पहाड़ी पर यानी रत्नगिरी की पहाड़ी पर। कब इसको स्थापित किया गया, बनाया गया था? तो 1978 में बनाया गया था। कब बनाया गया? तो 1978 में बनाया गया था। तो इससे हमारे संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो हमने आपको पूरा बता दिया कि विश्व का शांति स्तूप राजगिरी बिहार में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 400 मीटर। स्थापना और ये किसके अवसर पर, इसके बारे में हमने आप सबको बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कि सिंधु घाटी सभ्यता लगभग लाख वर्ग किलोमीटर में फैली थी। यानी सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो यहाँ देखा जाए कितने लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। अब आप सबको सिंधु घाटी सभ्यता से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम बता देते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता अगर सबसे पहले देखा जाए तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। कितना? 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई। अब ये कहाँ से कहाँ तक आपको हम बता देते हैं। अगर देखा जाए इसका भौगोलिक जो विस्तार है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो भौगोलिक विस्तार है ये उत्तर में मांडा से लेकर, कहाँ पर? मांडा कश्मीर में जो पड़ता है, उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक। यानी अगर पूछ लेता कि इसका भौगोलिक विस्तार किस प्रकार से तो उत्तर में कहाँ से? मांडा यानी कश्मीर से लेकर ये दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैला हुआ है। ठीक है। और
अगर हम पश्चिम में देख लेते हैं, तथा पश्चिम में अगर देखा जाता है सुतकांगेडोर, क्या बोलते सुतंगेडोर से लेकर पूर्व में आलमगीरपुर में मेरठ। यानी अगर पूछ लेता कि ये हमने आप सबको बता दिया कि ये उत्तर में अगर देखा जाए उत्तर में कहाँ से कहाँ तक, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में समुद्र यानी नर्मदा नदी तक फैला हुआ है। लेकिन तो पश्चिम में ये कहाँ पर, यानी पश्चिम में सुतकांगेडोर से लेकर और पूरब में आलमगीर मेरठ तक ये स्थित है। मतलब इसका विस्तार इस प्रकार हुआ। और आप सबको हम बता देते हैं कि सिंधु सभ्यता अगर देखा जाए उत्तर से दक्षिण तक की इसकी जो लंबाई होती है वो लगभग 1100 किलोमीटर में फैला हुआ है। यानी सिंधु सभ्यता के जो उत्तर से दक्षिण में इसका विस्तार हुआ वो कितने किलोमीटर तक हुआ, 1100 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम तक जो इसका विस्तार हुआ वो लगभग 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ। तो अगर पूछ लेता है कि सिंधु सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो आप सभी लोग उत्तर में मांडा से लेकर आप सभी लोग नर्मदा नदी कह सकते हैं, और ये पश्चिम से लेकर पूर्व तक तो आलम यानी सुतकांगेडोर से लेकर आलमगीरपुर मेरठ तक फैला हुआ। उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 1100 किलोमीटर है, पूर्व से पश्चिम की लंबाई ये 1600 किलोमीटर तक ये फैला हुआ। ये हमारा हो गया मतलब सिंधु सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर हमारा 3। आर्य शब्द इंगित करता है, जो हमारा आर्य शब्द है वो किसको इंगित करता है। अब आप सबको बता देते हैं, आर्य शब्द जो होता है वो यानी किसको, ये श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। मतलब ये किसको प्रदर्शित करता है, तो श्रेष्ठ वंश को प्रदर्शित करता है। और आप सबको हम बता देते हैं कि पौराणिक या संस्कृत ग्रंथों में आर्य शब्द का जो अर्थ होता है श्रेष्ठ माना जाता है। यानी पौराणिक या संस्कृत ग्रंथों में अगर पूछ लेता कि आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है, तो पौराणिक या संस्कृत ग्रंथों में जो आर्य शब्द का अर्थ होता है वो श्रेष्ठ होता है। क्या होता है, श्रेष्ठ। तो यहाँ पर वही दिया कि श्रेष्ठ, तो आर्य शब्द जो इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को, और ये जो होता है पौराणिक और संस्कृत ग्रंथों में इसका आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 आ जाता है। प्रभासा गिरी जिनका तीर्थ स्थल है वह है, यानी प्रभासा गिरी किसका तीर्थ स्थल है। अब इसके बारे में हमें भी जानना जरूरी है। अब देखिए, अगर देखा जाए तो प्रभासा गिरी जो ये सबसे पहले अगर देखा जाए कहाँ पर ये स्थित है, तो प्रभासा गिरी जो हमारा है उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में स्थित है। यानी प्रभासा गिरी जो है ये उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में स्थित है। और ये किससे संबंधित है, ये जैन तीर्थ स्थल है। किस प्रकार का, जैन। अब यहाँ पर ऑप्शन दिया है किस प्रकार का तीर्थ स्थल है, जैन, बौद्ध, शैव, वैष्णव। तो हमारा प्रभासा गिरी जो है ये उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में स्थित है, जो जैन तीर्थ स्थल। कौन सा तीर्थ स्थल है, जैन तीर्थ स्थल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी थी, यानी बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी क्या थी। तो पहला ऑप्शन दिया राजगिरी, दूसरा ऑप्शन दिया नालंदा, तीसरा ऑप्शन दिया तक्षशिला, और चौथा ऑप्शन दिया पाटलिपुत्र दिया। अब देखिए, बिंबिसार में अगर देखा जाए इसकी जो इस मगध की जो राजधानी थी वो राजगृह थी। क्या थी, राजगृह थी। तो ये आपको याद रखना कि बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी क्या थी। तो बिंबिसार के समय में मगध की जो राजधानी थी वो हमारा राजगृह थी। क्या थी, राजगृह थी। तो ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा आ जाता है। देखिए, उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। मतलब कौन सा ऐसा संगठन था जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। अब देखिए, हम आप सबको बता देते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है पहले, जिसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ववर्ती माना जाता था। किसका, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। ये क्या, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अगर देखा जाए तो पूर्ववर्ती या पहले नाम क्या था, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस था। क्या था, इंडियन नेशनल कांग्रेस था 1986 तक। लेकिन तो 1986 के बाद इसको किस में विलय, यानी तो 1986 के बाद इसका क्या कर दिया, विलय कर दिया गया। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ववर्ती माना जाता है। क्या, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ववर्ती किसे माना जाता है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब आप सबको हम बता देते हैं कि 1886 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस में इसका विलय हो गया था। क्या, 1886 में इसका इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था। और इसके मुख्य आयोजक कौन थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के मुख्य आयोजक अगर पूछ लेगा तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस थे। कौन थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस थे। यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अगर पूछ ले उस समय मुख्य आयोजक कौन थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस थे। और हमारा आ जाता है कि अगर पूछ लेता इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पहला सत्र कोलकाता यानी कोलकाता के
अल्बर्ट, क्या कोलकाता के अल्बर्ट हॉल में 28 से 30 दिसंबर 1883 के मध्य आयोजित किया गया था। कब? यानी इसका अगर देखा जाएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पहला सत्र था वो कहाँ पर पहले इसका आयोजन किया गया था? कोलकाता में। कोलकाता के किस हाल में किया गया था? अल्बर्ट हॉल में। और कब से कब तक किया गया था? तो 28 से 30 दिसंबर 1883 के मध्य किया गया था। कब किया गया था? 28 से 30 दिसंबर 1883 के मध्य किया गया था। तो क्वेश्चन इससे संबंधित जो हमने आपको क्वेश्चन बता दिया कि अब इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस था। क्या था? इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस था। तो उस संगठन का नाम बताइए जिसने 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। तो वो हमारा था इंडियन नेशनल जो कॉन्फ्रेंस था वो 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? यानी किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? अब देखिए यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन दिया A.O. ह्यूम, दूसरा ऑप्शन दिया दादा भाई नौरोजी, तीसरा ऑप्शन दिया लोकमान्य तिलक और चौथा ऑप्शन दिया महात्मा गांधी। अब इनसे संबंधित ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से जरूर क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए पहला दिया A.O. ह्यूम, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर पूछ लेता स्थापना किसने की, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? A.O. ह्यूम ने किए थे। कौन किया था? A.O. ह्यूम। और कब किया गया था? तो 1885 में किया गया था। कब किया गया था? 1885 में। तो आपको ये याद रखना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? A.O. ह्यूम ने। कब किया? 1885 में किया। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता दादा भाई नौरोजी, दूसरा ऑप्शन दिया दादा भाई नौरोजी। अब देखिए दादा भाई नौरोजी को अगर देखा जाता वयो वृद्ध पुरुष कहा जाता। क्या? वयो वृद्ध पुरुष कहा जाता। तो दादा भाई नौरोजी को वयो वृद्ध यानी वयो वृद्ध पुरुष के नाम से भी जाना जाता। अब तीसरा ऑप्शन दिया हमारा लोकमान्य तिलक। अब देखिए लोकमान्य तिलक अगर देखा जाता इनका एक अन्य नाम है बाल गंगाधर तिलक जिसे कहा जाता। क्या? लोकमान्य तिलक को बाल गंगाधर तिलक भी कहा जाता है। और इनके द्वारा एक दो पुस्तक लिखी गई थी, एक दो पुस्तक, उस पुस्तक के कारण इन्हें भारतीय अशांति के जनक कहा जाएगा। क्या कहा गया? भारतीय अशांति। अब देखिए इन्होंने बेलेटाइल सिरोल यानी बेलेटाइल सिरोल ने अपनी पुस्तक, क्या बेलेटाइल सिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अरेस्ट में भारतीय अशांति का जनक कहा। यानी अगर देखा जाता लोकमान्य तिलक बाल गंगाधर तिलक को बेलेटाइल एक यानी बेलेटाइल सिरोल ने अपनी पुस्तक में, बेलेटाइल सिरोल जो एक वैज्ञानिक के नाम थे जिन्होंने अपनी पुस्तक में इन्हें इंडियन अर्नेस्ट में यानी अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक का क्या नाम था? इंडियन अर्नेस्ट। यानी बेलेटाइल सिरोल अगर पूछ लेता कि बेलेटाइल सिरोल किसकी पुस्तक इन बेलेटाइल सिरोल की उस पुस्तक का क्या नाम है? तो इंडियन अनरेस्ट है। क्या? इंडियन अनरेस्ट है। अनरेस्ट में इन्होंने क्या किया? भारतीय अशांति के जनक किसे कहा? तो लोकमान्य तिलक या बाल गंगाधर तिलक को कहा। और इन्होंने क्या नारा दिया था कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसको मैं लेकर रहूँगा। तो ये किसी ने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार, इसको मैं लेकर रहूँगा, ये किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब देखिए महात्मा गांधी दिया, तो महात्मा गांधी के बारे में आप सबको पता ही है, इससे बापू या राष्ट्रपिता के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर अगर देखा जाएगा तो हमारा सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता? तो लोकमान्य तिलक को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता सन 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अब देखिए ये भी क्वेश्चन हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण है कि सन 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने? तो इसमें अगर देखा जाए इसमें पहला ऑप्शन दिया एनी बेसेंट, दूसरा ऑप्शन दिया लाला लाजपत राय, तीसरा ऑप्शन दिया मोतीलाल नेहरू और चौथा ऑप्शन दिया A.C. मजूमदार। तो 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता A.C. मजूमदार ने की थी। कौन किया था? A.C. मजूमदार ने। अब इससे संबंधित जो क्वेश्चन आप सबको हम बता देते हैं। अगर पूछ लेता प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। कौन सी थी? एनी बेसेंट। और कब? 1917 में। कब? 1917 में। तो अगर पूछ लेता कि प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। और कब थी? 1917 में। दूसरा ऑप्शन दिया लाला लाजपत राय। तो पंजाब केसरी किसे कहा जाता? तो लाला लाजपत राय को कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन दिया मोतीलाल नेहरू। अब देखिए अमृतसर का अधिवेशन जो है मोतीलाल नेहरू ने किया था। कब किया था? 1919 में। तो ये भी आपको याद रखना है कि
अमृतसर के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो मोतीलाल नेहरू ने किए थे। कब किए थे? 1919 में किए थे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का अगर देखा जाए तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। सन 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? AC मधुसूदन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारा आ जाता है कि निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजीक उल मुल्क की पदवी त्यागी थी? यानी निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजीक उल मुल्क की पदवी त्यागी थी? अब ये इसमें आप सबको बता देते, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो अगर देखा जाए इसके अनुसार हमारा कौन सा ऑप्शन है, तो हमारा पहला ऑप्शन दिया मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, दूसरा ऑप्शन दिया मोहम्मद अली, तीसरा ऑप्शन दिया शौकत अली और चौथा ऑप्शन दिया हकीम अजमल खां। तो इसमें खिलाफत आंदोलन के दौरान अकील उल मुल्क ने कौन सी पदवी मतलब कौन त्यागा था? तो हकीम अजमल खां ने त्यागा था। कौन त्यागा था? अकील अजमल खां ने, यानी इन्होंने अपनी पदवी त्याग दी थी। अब देखिए अगर पूछ लेता है नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आ जाता है कि कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो कांग्रेस के अगर पूछ लेता है अहमदाबाद के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो हकीम अजमल खां ने की थी। किसने की थी? हकीम अजमल खां ने की थी। तो ये ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा चौथा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस यानी कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन यानी भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था? अब देखिए 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ से पारित किया गया था? तो इसके बारे में आप सबको हम बता देते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है। देखिए 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव पारित किया गया था, यह मुंबई से किया गया था। कहाँ से किया गया था? मुंबई से किया गया था। कहाँ से किया गया था? मुंबई से। इसके पहले आप सबको हम बता देते हैं कि 1 अगस्त 1942 को इस आंदोलन की घोषणा से पूर्व इलाहाबाद के प्रयागराज में तिलक दिवस मनाया गया था। अब देखिए तिलक दिवस अगर पूछ लेता कब मनाया गया था, तो तिलक दिवस 1 अगस्त को मनाया गया था, 1 अगस्त 1942 को। और कहाँ पर? प्रयागराज में। कहाँ पर? प्रयागराज में मनाया गया था। तो अगर ये 14 जुलाई वाला पूछ लेता तो ये इसका मतलब प्रस्ताव जो होता कहाँ से पारित हुआ था? तो मुंबई से पारित होता। कहाँ पर? मुंबई से पारित होता है। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, देखिए अब क्वेश्चन नंबर हमारा 11 आ जाता है, निम्न में से कौन सा शहर कर्क रेखा के निकट है? अब इस ऑप्शन के अनुसार डिपेंड करेगा कौन सा शहर हमारा कर्क रेखा के निकट है। तो अगर देखा जाए कर्क रेखा के भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यानी इस तरह भी पूछा जाता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8। अब 8 राज्यों के नाम कौन कौन से हैं? पहला हमारा पश्चिम बंगाल, झारखंड, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और त्रिपुरा। इन सभी से हमारी कर्क रेखा होकर गुजरती है। और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से रेखा के सबसे निकटतम भारतीय शहर है। यानी त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से अगर देखा जाए तो कर्क रेखा वहाँ से मतलब सबसे निकटतम शहर माना जाता है। और यहाँ पर पूछ लिया तो सबसे निकट मतलब कौन सा है? तो अगर निकट पूछ लेता तो कोलकाता हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कोलकाता हो जाएगा। कर्क रेखा के सबसे निकट शहर अगर हम पूछ लेता तो कोलकाता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय मानक समय IST या ग्रीनविच मध्य समय में कितना अंतर पाया था? अब देखिए ग्रीनविच यानी अगर देखा जाएगा विश्व का जो मानक समय लिया जाता है वो लंदन से लिया जाता है। कहाँ से? लंदन से लिया जाता है। वहाँ के समय में भारत के समय में अगर कितने समय का अंतर पूछ लेता है तो 5.5 घंटे का होता है। कितना होता है? 5.5 घंटे का अंतर पूछा जाता है। तो वही भारतीय यानी भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मतलब जिसे बोला जाता है लंदन माध्य समय में कितना अंतर पाया जाता है? तो वही इंग्लैंड या ग्रीनविच जिसे बोला जाता है इंग्लैंड और भारत में कितने समय का अंतर पाया जाता है? तो 5.5 घंटे का यानी 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है। अगर पूछ लेता भारत का मानक समय कहाँ से लिया जाता है? तो भारत का जो मानक समय लिया जाता है प्रयागराज के नैनी से लिया जाता है। कहाँ से? प्रयागराज के नैनी से लिया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण कि भारत का मानक समय कहाँ से लिया जाता है? प्रयागराज के नैनी से। और विश्व का मानक समय तो हमने आप सबको बता दिया इंग्लैंड के लंदन से लिया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 13 आ जाता है, हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणी से हुई है जिसमें प्राचीनतम श्रेणी है।
अब हिमालय की रचना समांतर वाले श्रेणी से हुई है, जिसमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? तो बृहद हिमालय श्रेणी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? बृहद हिमालय श्रेणी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान है उसको चिन्हित कर। अब देखिए गंगा की एकमात्र सहायक नदी वो कौन सी नदी है? तो गोमती नदी। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि गंगा की सहायक नदी कौन सी है। गंगा की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है, जिसको चिन्हित करें, तो गंगा की जो सहायक नदी मानी जाती है वो गोमती हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा आ जाता है, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे अवस्थित है? अब देखिए निम्नलिखित पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे अवस्थित है? तो ब्लैक फॉरेस्ट जो है ये राइन नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 15 का चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? अब देखिए ये हमारा अर्थव्यवस्था से संबंधित है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? देखिए सरकार एवं निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व है। क्या सरकार एवं निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व है, जो किससे संबंधित होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था से संबंधित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा दूसरा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? अब देखिए संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण अपर्याप्त उत्पादन क्षमता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। तो क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा सी ऑप्शन। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या? अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया? यानी भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया? और हमने आप सबको बता देते कि गंगा नदी अगर पूछ लेता है गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो 2525 किलोमीटर है। कितना है? 2525 किलोमीटर है। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। अब देखिए दादा भाई नौरोजी का और क्या है? दादा भाई नौरोजी को हम आप सबको बता देते हैं, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया? तो इसमें पहला ऑप्शन दिया दादा भाई नौरोजी। अब दादा भाई नौरोजी को और क्या कहा जाता है? अब आप सबको बता देते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ग्रैंड, यानी इन्हें क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। किसे? दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा पहला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 का, वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है, मतलब वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता और कीमत बढ़ जाती है, वह क्या कहलाती है? मतलब ऐसी अवस्था जिसमें हमारा मुद्रा का जो मूल्य होता है वो गिर जाता है और कीमत बढ़ जाती है, तो वो क्या कहलाता है? मुद्रास्फीति कहलाता है। क्या कहलाता है? मुद्रास्फीति कहलाता है। अब देखिए इससे संबंधित हमने जितने भी क्वेश्चन करा और ये प्रैक्टिस सेट बुक है, इससे काफ़ी क्वेश्चन पिछली बार आया था और इस बार भी आने की पूरी संभावना बनी। इस बार पेपर थोड़ा टफ आ सकता है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा, 37 से 38 लाख स्टूडेंट इस बार पेपर देने वाले। पिछले साल की अपेक्षा 2 गुना स्टूडेंट पेपर देने वाले, इसलिए पेपर का यानी अगर देखा जाएगा तो पेपर का मॉडल जो है थोड़ा टफ हो सकता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो जो भी छात्र हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे आप सभी लोगों को, जो भी छात्र प्रैक्टिस सेट की देखना चाहता है कि कितना उनकी तैयारी है, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।